सो दक्षिण टोले के खेतों के पार देखा गया शेर। इस डर में पूरा गांव बंद मुट्ठी की तरह इकट्ठा हो जाता था। ये वो दिन होते थे जब पानी हिंदू पानी या मुस्लिम पानी के बजाय सिर्फ पानी बन जाता था। मंदिर मस्जिद की दुआएं प्रार्थनाएं एक जैसी हो जाती थी। इन दिनों कोई भी सरपंच के चबूतरे पे चप्पल पहन के चढ़ सकता था। शेर भेदभाव नहीं करता था, तो शेर की वजह से पूरा गांव अपने भेदभाव स्थगित कर देता था। सुबह चरने गई गायों में से शाम को एक कम मिलती तो पूरा गांव डंडे और लालटेनें लेके ढूंढने निकल पड़ता। गाय की आधी खाई लाश मिलती और पूरा गांव एक स्वर में रो पड़ता। वे भी जो गाय खाते थे, वे भी जो गाय पूजते थे। रहमत अली जुलाहे की बकरी छुड़ाने के लिए पंडित जी की पूरी पाठशाला दौड़ गई। इस रो पड़ने में, इस दौड़ पड़ने में एकता थी जिसका अभ्यास यह शेर हर साल आके करा जाता था। इस रो पड़ने में, इस दौड़ जाने में एक एकता थी जिसका अभ्यास यह शेर हर साल आके करा जाता था। चूंकि सामाजिक भेदभाव शेर ने नहीं बनाए थे, हमने बनाए थे, इसीलिए शेर के जाने के बाद वे फिर से अपनी जगह ले लेते थे। लेकिन लोगों के दिलों में एक नरमाई बची रह जाती थी, साथ बैठना बचा रह जाता था। और साथ बैठकर शेर तो क्या, दुनिया के किसी भी मसले से निपटा जा सकता है। क्या जुलाहे को देखते ही बच्चे रहमत अली बकरी वाले चिल्लाने लगते। अब गांव में शेर नहीं आते, नेता आते हैं। उनके नफरती भाषण आते हैं, बुलडोजर की आशंकाएं आती हैं जो हर बार गांव को थोड़ा और तोड़ जाती हैं। मैं चाहता हूं वह शेर अब मेरे गांव की सामूहिक स्मृति से निकलकर पूरे देश में घूमे। क्या बात, बहुत अच्छे, वाह। एक कविता है, सीनियर कलीग की सलाह। डीके सर से ज्यादा कौन जानता था बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को। एक बार अपनी चेयर पे बैठ जाते तो शिफ्ट खत्म होने के घंटों बाद उठते। एक दिन चेयर पे बैठे और नहीं उठे। उनकी पत्नी आज तक इंश्योरेंस के कागज ढूंढ रही है। अब डीके सर एक मजाक हैं। जब ऑफिस में किसी को कोई काम समझ नहीं आता तो कहता है, जाओ जाके पूछो अपने बॉस डीके की आत्मा से। सीनियर कलीग की सलाह दो। मेरे भाई, मैंने अपनी एक आंख एक्सेल शीट को दे दी, इस ऑफिस को दे दी। मेरे भाई, मैंने अपनी एक आंख एक्सेल शीट को दे दी, इस ऑफिस को दे दी। मेरी बाई आंख एक अमेरिकन की आंख है जिसे लगवाने का खर्चा ऑफिस नहीं उठाया है। मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ, तुम भी बहुत मेहनत से काम कर रहे हो, यहाँ सब बहुत अच्छा है। वैसे भी बिना डायबिटीज हुए कोई मैनेजर नहीं बनता। क्या बात। तो एक और कविता है, क्या जिंदगी भर मजदूरों के हक की कविताएं लिखने वाला कवि जब डायबिटीज से मरा तो मुझे शक हुआ। जिंदगी भर मजदूरों के हक की कविताएं लिखने वाला कवि जब डायबिटीज से मरा तो मुझे शक हुआ। थोड़ा उस पर, थोड़ा कविता पर, थोड़ा मजदूरों पर। उसकी मौत पे मजदूरों को बुरा नहीं लगा। यूनियन के दलालों ने जाम नहीं टकराए, धन्ना सेठों ने खुशी नहीं मनाई, सरकारों ने राहत की सांस नहीं ली। मेरा शक गहराया। मैं आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि फालतूगिरी करता रहा यह जनकवि, यह जो कवि होकर उपेक्षित मरा, किसी कारखाने के बाहर अच्छी चाय बेचते हुए कहीं दर्ज हो सकता था। मुझे लगता है मजदूरों की समस्याएं कवियों का विलास हैं और मनुष्यों की चिंताएं हैं। मैं यह कहते हुए कविता खत्म करता हूँ कि कवियों में मनुष्यता, मनुष्यों में मजदूरी और मजदूरों के प्यालों में चाय बची रहे। क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तीन छोटी छोटी कविताएं सत्य पर। सत्य की खोज में जाते हैं बहुत से लोग, सत्य की खोज में जाते हैं बहुत से लोग। जो पा जाते हैं अपने सत्य को, वे आकर बताते हैं कि वे गए थे सत्य की खोज में। और जो नहीं पा पाते हैं अपना सत्य, वे ताउम्र झूठ बोलते हैं कि हम कभी नहीं गए थे सत्य की खोज में। क्या बात। सत्य की खोज उत्तरी ध्रुव की खोज नहीं है, अमेरिका या भारत की खोज नहीं है। यह खोज इतनी मौलिक है कि अगर कोई उत्साही खोजी इसे सत्य का आविष्कार भी कह दे तो असत्य नहीं माना जा सकता। सत्य की खोज कुछ पा लेना नहीं है, खो देना है। भरकर ले आना नहीं है, उतार के रख आना है। बुद्ध होने से बहुत पहले से जानता था यह बात सिद्धार्थ, इसीलिए आभूषण उतार कर गया युवराज चरित्र विहीन होकर लौटता है। वह आत्मा को शायद इसीलिए नहीं मानता कि आत्मा कपड़े की तरह शरीर बदलती है। सत्य शरीर को बदल देता है। सत्य चिकित्सक है, धोबी नहीं। क्या बात, क्या बात। कोई कोलंबस नहीं निकलेगा कभी सत्य की खोज में, क्योंकि सत्य की खोज में गया व्यक्ति उसका भी एहसानमंद नहीं रह पाता जिसने उसकी यात्रा का खर्चा उठाया। वह किसी के व्यापारिक हित के लिए
रास्ते के नक्शे और विवरण तैयार करता हुआ यात्रा नहीं करता। सत्य स्वभाव से ही एहसान फरामोश है। सत्य स्वभाव से ही एहसान फरामोश है। एक आखिरी कविता पढ़ के खत्म करता हूँ। भूला नहीं हूँ बसंत सेना, सदा नीरा में बाढ़ थी और उसमें बहता था हमारा समय। मैं सम्राट की दिग्विजय की वासना में तुमसे दूर हुआ। वह फागुन था जिसे हमने तलवारों से गर्म किया था। विदा के समय तुम्हारा आगे बढ़ के नाव की रस्सी खोल देना तब तुम्हारी राष्ट्रभक्ति लगती थी, आज हमारी सामूहिक मूर्खता लगती है। यहाँ युद्ध क्षेत्र में कोई राष्ट्र नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, बस रक्त है, मिट्टी सना रक्त। मैं युद्ध क्षेत्र के बीच में एक टूटे रथ की छाया में बैठा हूँ बसंत सेना, और सोचता हूँ उस दिन हम 2 घड़ी और साथ बैठ सकते थे। पिछले कई पहरों से लड़ता रहा हूँ। युद्ध ने सम्राट को क्या दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा वह हाथ जिसे विदा के समय तुम देर तक थामे रहती थी, मिथिला के एक सैनिक के वार के बाद से अब उठ नहीं रहा। अब मैं युद्ध क्षेत्र में शत्रु नहीं, छिपने की जगह ढूंढ रहा हूँ बसंत सेना। अब मैं सैनिक नहीं, युद्ध के बीच में फंसा एक अपाहिज हूँ। तुम्हारा गर्व मुझे धिक्कारता है बसंत सेना। कल रात एक स्वप्न देखा, तुम विजय का तिलक लगाने आगे बढ़ती हो और मिथिला का वही आहत सैनिक तुम्हारा गला काट देता है। बसंत सेना, मुझे नहीं पता दिग्विजय किसे कहते हैं। शायद हर दिशा में रक्त बिखेर देने में इसका कोई अर्थ हो, या मेरे शरीर से आठों पहर आते रहने वाली दुर्गंध में इसका कोई अर्थ हो, जो धीरे धीरे और तीव्र होती चली जाती है यदि उस पर और ताज़ा रक्त न चढ़ा दिया जाए, या मेरे तलवों में लगातार रहने वाली चिपचिपाहट जो धीरे धीरे काली पड़कर शरीर का हिस्सा हो जाती है, शायद उसमें इसका कोई अर्थ हो, जिसे खाने के भ्रम में रात में चूहे हमारी उंगलियां कुतर जाते हैं। चूहे नहीं करते लिच्छवी और मगध की चमड़ी के स्वाद का अंतर। जानती हो बसंत सेना, परसों जब नदी में अपना चेहरा देखा तो सबसे पहला विचार क्या आया, यह है कि मेरी गर्दन तलवार के एक ही वार से काटी जा सकती है, बड़ी आसानी से। क्या कहता था बूढ़ा बादशाह, शंख जैसी ग्रीवा, उसे कहना एक सैनिक के लिए यह गुण नहीं दोष है। बसंत सेना, हमने जितनी नदियां पार की हम उतने प्यासे हुए। जानती हो, हम नदी में पांव रखने से पहले भूमि पर लेटकर उसका पानी पी लेते हैं, क्योंकि हमारे रक्त से लिथड़े पांव पड़ने के बाद वह पानी पीने योग्य नहीं रहता। दृष्टि उठाकर देखता हूँ तो लगता है युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। काटने के लिए कुछ गर्दनें, जीतने के लिए भूमि का कोई ना कोई टुकड़ा सदैव शेष रहेगा। मेरा इंतजार मत करना बसंत सेना। हमने सिर्फ शत्रुओं की गर्दनें नहीं काटी, हमने असंख्य नदियों के बलात्कार किए, अनेक फसलों की भ्रूण हत्याएं की। एक दिन हम अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए किसान की फसल कुचल रहे थे तो मुझे पिता का पसीना और सरसों का वो टुकड़ा याद आया जिसे एक दिन तुमने अपनी मांग में पहन लिया था। बसंत सेना, तुम्हें वह मालव ज्योतिषी याद है, मिला हमें था रंग पर्व उत्सव में, कहा था जिसने बड़भागी हूँ मैं। युद्ध क्षेत्र के सबसे बड़े रथ में बैठकर रक्तपात करना है मेरी नियति। कितना खुश थे तुम कि मैं राजा होऊंगा। मैं भी खुश था। सच कहता था वह बूढ़ा मालव, मैं बैठा हूँ युद्ध क्षेत्र के सबसे बड़े रथ में, रक्त बह रहा है जिसके पहियों तक में, लेकिन इसके आगे की मैं कहता हूँ, यह रक्त शत्रु का नहीं बल्कि मेरा है। चले गए हैं शत्रु भविष्यवाणी का सत्य बताकर, मुझको मरा जानकर। बसंत सेना, काश वह कवि चारुदत्त यहाँ होता। जीवन के इस नग्न सत्य के सम्मुख कितना सुख देती हैं उसकी झूठी कविताएं। बसंत सेना, मुझे अब सम्राट पर क्रोध नहीं आता। समझ चुका हूँ वजह कि क्यों वे योद्धाओं से ज्यादा समय कवियों, मस्खरों और कलाकारों को देते हैं। वे क्यों मंत्रमुग्ध रह जाते हैं गणिकाओं के नूपुर की थापों पर। सत्य बहुत निर्मम है, कला बहुत सुंदर मिथ्या। क्या सत्य बहुत निर्मम है, कला बहुत सुंदर मिथ्या। कोई मुझसे पूछे मृत्यु के इस क्षण में, कौशल का ये योद्धा जिसके नाम से श्वेत बूंद चूने लगती हैं 15 महाजनपदों के राजाओं की भ्रुकुटी पर, कोई मुझसे पूछे मृत्यु अगले जीवन में मैं क्या होना चाहूँ। बसंत सेना, मैं योद्धा नहीं बनूंगा अगले किसी जन्म में। मैं चारुदत्त बनकर पूरा जीवन की मिथ्या सुंदरता की साधना में रत कर दूंगा। मैं कविताएं लिखकर, चित्र बनाकर, सप्त सिंधु की सब गणिकाओं के अंग वस्त्र धोकर सिलकर पूरा जीवन बिता दूंगा। चारुदत्त से कहना कि वह सच कहता था। कहना मेरे पिता से वीरता बहुत साधारण होती है। कहना मेरे पिता से हल की धार तलवार की धार से बहुत गहरी होती है। वात्सायन से कहना कि वह अमर रहेगा। तुम खुद को समझाना जीवन प्रेम से कहीं बड़ा है, कहीं महान है। बसंत सेना। क्या